हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सर। 12th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, क्या पढ़ लिया था? HCl बनाने के प्रयोगशाला विधि निर्माण हमने पढ़ लिया था। ठीक, उसके गुणधर्म को पढ़ लिया था। आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। ठीक, गुणधर्म भी पढ़ेंगे उसका। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोहम लेक्चरर में। मैं नरेंद्र सर। आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, व्यंजक चूर्ण, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लीजिए। व्यंजक चूर्ण जो होता है, ठीक, ये सबसे बड़ा कार्य इसका क्या होता है? कीटाणु रोधी के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? कीटाणु नाशक के रूप में। जहां या ऐसा मान लीजिए किसी भी कलर पदार्थ को कलरलेस करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम व्यंजक चूर्ण के बारे में। क्या है व्यंजक चूर्ण के बारे में? व्यंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, इसलिए इसे कैल्शियम CaOCl या CaOCl2 सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड। ठीक, क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। ठीक, ये नाम और ये नाम ध्यान दीजिएगा। ठीक, देख लीजिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दोनों एक ही नाम है। ठीक, कहीं कहीं एक क्लोराइड भी लगा देते हैं, वो भी सही है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहा जाता है आधुनिक यक्ष किरणेय विश्लेषण के अनुसार वास्तव में व्यंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का एक मिश्रण होता है। बेसिक कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का एक मिश्रण होता है। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र नीचे होना ऐसे चाहिए, जितना इतना बड़ा होना चाहिए इसका रासायनिक सूत्र। फिर भी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CaOCl2 के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्यंजक चूर्ण का औद्योगिक उत्पादन क्या है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर किया जाता है। इससे पहले जब क्लोरीन गैस हम पढ़ा रहे थे आपको, ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे जब क्लोरीन गैस, तो उसके क्लोरीन के रासायनिक गुण में भी ये चीज बताया गया था। ठीक, क्या बताया गया था? क्लोरीन के रासायनिक गुण में ये चीज बताया गया था कि जब हम क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब वहां आप क्लोरीन का रासायनिक गुण दे सकते हैं, यहाँ व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि भी दे सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइज प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2, ठीक, प्लस H2O। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? कुछ करना नहीं। आपको एक चीज और ध्यान रखना, इसमें मेन जो है आपका, ठीक, कहीं कहीं वही चीज रासायनिक गुण के रूप में होता है और कहीं कहीं वही चीज आपको बना निर्माण करने के लिए भी होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गुणधर्म को देख लीजिए। यह क्लोरीन की तीव्र गंध से युक्त बहुत हल्का पीला चूर्ण होता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्लोरीन मिक्स होता है। क्या होता है? CO में क्लोरीन मिक्सअप होता है और क्लोरीन का जो रंग होता है हरे पीले रंग का होता है, इसलिए इसमें भी हल्का पीला रंग दिखाई देता है। ठीक, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ये ठंडे जल में विलय, इसमें उपस्थित CaOH पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि CaOH है जो इसमें उपस्थित CaOH है वो पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि अभी हम इसका रासायनिक सूत्र देखे हैं तो CaOCl2 इंटू CaCl2 इंटू CaOH का होल ट्वाइज इंटू H2O। ठीक, अभी इतना बड़ा इसका नाम होना चाहिए, हमने सुना है, ठीक, देखा है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं इसमें उपस्थित CaOH पानी में नहीं घुलता है। इसका जलीय विलयन कैल्शियम क्लोराइड तथा हाइपोक्लोराइड आयनों की उपस्थिति सिद्ध करता है। जब इसको जल में मिलाते हैं, हम कहाँ मिलाते हैं? जब इसको जल में मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? हाइपोक्लोराइड आयनों की सिद्धि करता है, बताता है कि इसमें हाइपोक्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं CaOCl2, यहाँ जलीय विलयन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? जलीय विलयन, या फिर यहाँ प्लस करके H2O कर लीजिए। ठीक,
जब हम CaOCl2 को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, Ca2 प्लस Cl माइनस OCl माइनस में अपने आयनों में, क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। जलीय विलयन को गर्म करने पर क्लोराइड तथा क्लोरेट आयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन प्राप्त होते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण तनु अम्लों HCl और H2SO4 CH3COOH आदि के अधिक में अथवा CO2 से क्रिया कराने पर Cl2 मुक्त करता है। इस प्रकार मुक्त होने वाली Cl2 को प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिएगा। और एक चीज और है, प्राप्य क्लोरीन जो होता है हमारा, प्राप्य क्लोरीन रोगाणुनाशक का गुण होता है। इसी के कारण CaOCl2 इसी प्राप्य क्लोरीन के कारण ही क्या होता है, रोगाणुनाशक का गुण इसमें पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रिएक्शन को हम लोग। क्या होता है, CaOCl2 प्लस HCl ओके गिव्स क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक, इसी को हम बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। क्या बोलेंगे, प्राप्य क्लोरीन। क्या बोलेंगे, प्राप्य क्लोरीन। ठीक, क्या हो जाएगा, प्राप्य क्लोरीन। ये या है, प्राप्य या। ठीक, प्राप्य क्लोरीन। यहां संतुलित नहीं है तो इसको 2 कर लीजिए, क्लियर हो गया। CaCl2 और क्या हो जाएगा, ठीक, प्राप्य क्लोरीन, या फिर CaOCl2 ठीक प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ये भी क्या हो जाएगा, प्राप्य क्लोरीन। इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्राप्य क्लोरीन। ठीक, इसी प्राप्य क्लोरीन के गुण के कारण यह रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक होता है। ठीक, कहीं भी आप देख लीजिए, अस्पताल में देख लीजिए, नल में देख लीजिए, पानी को शुद्ध करने में देख लीजिए, ठीक है, नल के आसपास छिड़क देते हैं। ठीक, या कहीं गंदगी होती है, जीवाणु कीटाणु या कीटाणुनाशक को, कीटाणु को मारना होता तो विरंजक चूर्ण का एक पाउडर होता है, उसी को चारों तरफ फेंक दिया जाता है। या पानी की टंकी होती है, वहां फेंक दिया जाता है। ठीक है, या कुएं के पास फेंक दिया जाता है। बारिश में अपने घर की तरफ फेंक दिया जाता है ताकि कीटाणुनाशक ना पनपे, कीटाणु को ये खत्म कर दे। ठीक, ये होता है। अब ये क्या है, प्राप्य क्लोरीन। इसी प्राप्य क्लोरीन के कारण ही तुम्हें कीटाणुनाशक का गुण होता है। ये देखिएगा, ये और ये। ओके, चलिए क्लियर हो गया। क्लोरीन गैस मुक्त होती है, उसी को प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट, कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में विरंजक चूर्ण अपघटित होकर O2 मुक्त करता है। क्या करता है, जब कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में विरंजक चूर्ण अपघटित होकर O2 मुक्त करता है। रिएक्शन को देख लेते हैं। CaCl2 ठीक गिव्स क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस O2। ठीक, क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस O2। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ 2Ca हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर, ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहाँ उत्प्रेरक क्या रहेगा, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड। क्या रहेगा, कोबाल्ट इसका नाम है, कोबाल्ट क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक, ये कोबाल्ट क्लोराइड के साथ उपस्थिति में जब CO को गर्म करते हैं, CaOCl2 को जब गर्म करते हैं, ठीक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। ठीक, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण तनु अम्ल HCl H2SO4 आदि की अल्प मात्रा से क्रिया करके O2 गैस उत्पन्न करता है। चलिए दूसरा क्या था हमारा,
व्यंजक चूर्ण तनु अम्ल HCl और H2SO4 आदि की अपमात्रा से क्रिया करके O2 गैस उत्पन्न करता है, या यूं कह लीजिए इसे क्या कहेंगे, इसे नवजात ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। CaO ठीक, Cl2 प्लस H2SO4 गिव्स क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस 2HClO क्या हो जाएगा, 2HClO, यहाँ 2 कर लीजिए। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये 2HClO जो है ठीक, HClO टूट के क्या बन लेगा, ये HCl बना लेगा प्लस नवजात ऑक्सीजन, और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ही क्या बोलेंगे इसे, नवजात ऑक्सीजन। आपको कई बार ये चीज मिला होगा, नवजात ऑक्सीजन कई जगह आपको ये चीज मिला होगा। क्या मिला होगा, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन के कारण ही ये ऑक्सीकारक का कार्य और व्यंजक दोनों का कार्य करता है। ठीक, क्लियर होगा ये रिएक्शन। यहाँ O2 गैस कर लीजिए, या फिर क्या कर लेंगे, अगर 2 कर देंगे तो 2HCl हो जाएगा, 2 और O2 गैस हो जाएगा। यहाँ अगर मान लो यहाँ 2HClO लगा देते हैं ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा, यहाँ O2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम HClO रखेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, हमारा नवजात ऑक्सीजन बनेगा, और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ही ऑक्सीकारक और व्यंजक दोनों का कार्य करता है। ओके, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट उपयोग इसका देख लेते हैं। ठीक, मतलब इसमें जो है देख लीजिएगा इसको, ये जो O2 देता है, क्या देता है, O2 या O नवजात ऑक्सीजन जो होता है, नवजात ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है, ये रंगीन पदार्थ अगर ऐसे कर देंगे O2 प्लस रंगीन पदार्थ, तो ये बन जाएगा क्या जानते हैं, रंगहीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ हो जाएगा, कलर को उड़ा देगा, रंगहीन पदार्थ। आप विरंजक यहाँ एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विरंजक गुण। यहाँ हेडिंग ऐसे डाल लीजिए, विरंजक, एक रिएक्शन आपका और हो जाएगा, विरंजक गुण। ठीक, ये ऐसे विरंजक गुण में क्या होगा, O प्लस रंगीन पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, उपयोग को देखते हैं अब। ठीक, क्या है, व्यंजक चूर्ण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। क्या है, मुख्यतः सूती, लैलन, ठीक, लकड़ी की लुगदी के व्यंजक के रूप में इसे नरम पदार्थों जैसे सिल्क तथा हाथी के दांत के व्यंजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्लोरीन के द्वारा नष्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर नर्म पदार्थ है, ठीक, या लकड़ी का लुगदी है, तो उसमें इसका प्रयोग मना है। ठीक है, इसमें उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्लोरीन के द्वारा ये नष्ट हो सकती है। पेयजल के शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है इसका, पेयजल के शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े देखो शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जो गंदा पानी होता है उसी को फिल्टर करने का भी कार्य करता है। बाद में लास्ट टाइम में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे लास्ट में जब शोधन हो जाता है जल का, ठीक है, अभी हरियाणा में चले जाइए या राजस्थान में चले जाइए, यहाँ पानी की किल्लत है या पानी नहीं मिलता, दलही के लास्ट छोर पर चले जाइए। ठीक, तो जहाँ पानी नहीं मिलता है वहाँ क्या होता है, नहरों से पानी का सप्लाई होता है, और नहरों से बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें पानी जमा किया जाता है। ठीक, और फिर उसका शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करने के बाद टंकी में सप्लाई किया जाता है, टंकी से हर घर में पानी जाता है। तो उस टंकी में क्या करते हैं, पेयजल के शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा हमें लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में तथा सिकुड़ने वाली ऊन के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अभी हमने ऑक्सीकारक का कार्य बताया है। ठीक, नवजात ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, नवजात ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकारक का गुणधर्म भी दर्शाता है।
चलिए हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो सीरीज चल रहा था, ठीक, जिसमें हम लोगों ने हैलोजन परिवार के एलिमेंट को खत्म कर दिया। अब आते हैं 18वें अथवा शून्य समूह के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या करेंगे? 18वें समूह या शून्य समूह के बारे में क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, ठीक, क्या कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, इत्मीनान से कंसंट्रेट होकर इसको सुनिएगा, ठीक, क्योंकि इसमें अधिकता से क्या है? कहानी है, कहानी के रूप में आपको समझ के लिखना रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले बात आती है कि 18वें ग्रुप शून्य समूह में रखा गया, क्योंकि जब 17 तक हैलोजन ग्रुप तक पी ब्लॉक आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो उसके बाद कुछ ऐसे गैसों का खोज हुआ, ठीक है, जो निष्क्रिय वातावरण में निष्क्रिय रूप में थे। क्या थे? वातावरण में निष्क्रिय रूप में थे, ठीक। तो इसे आवर्त सारणी के एक किनारे एक क्या दे दिया गया? एक समूह बना दिया गया, जिसमें केवल अक्रिय गैस को रखा गया, शून्य समूह को रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे क्या है। 18वें अथवा शून्य समूह के तत्व को देखते हैं। इसमें हमारा क्या आएगा? हीलियम, क्या आएगा? पहला हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक, हीलियम, नियान, आर्गन, और क्रिप्टॉन और जीनान, Xe, क्या होगा? Xe, जीनान, रेडान, ठीक, क्या होगा? रेडान। ये हमारे क्या है? अक्रिय गैस के एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, ठीक, और इसका 52 और इसका 86, ठीक, यही होता है शायद। और सबके लास्ट कोष पूर्णतया भरे हुए होते हैं, ठीक, जितने भी हैं सबके लास्ट कोष पूर्णतया भरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें शून्य समूह के तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी दूसरे यौगिक से या परमाणु से, अणु से ये रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ रेयर कंडीशन में कुछ गैसें हैं जो क्या करते हैं? रिएक्शन भी करते हैं। ओके, कुछ यौगिक बनाते हैं, वो तो लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक। आइए अब देखते हैं हम 18वें अथवा शून्य समूह के तत्व के बारे में, ठीक। क्या है? इस वर्ग में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान अथवा रेडान 6 तत्व सम्मिलित हैं। रेडान के अतिरिक्त सभी गैसें अति सूक्ष्म मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हैं, क्योंकि रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। तो सब क्या है? प्रकृति में उपलब्ध हैं, वातावरण में उपलब्ध है। इन्हें दुर्लभ तत्व या दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। रेडान रेडियम के विघटन के द्वारा उत्पन्न और ये स्वयं रेडियो एक्टिव है। हीलियम को छोड़कर जिसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, शेष सभी गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस अस्थायी विन्यास के कारण इसे गैस के रासायनिक आबंध नहीं बनाती हैं। इसी अस्थायी विन्यास के कारण ही रासायनिक आबंध बनाने में सक्षम नहीं है या बना नहीं सकते हैं, बनाते नहीं। आपकी इच्छा जो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, उपलब्धता इनका देख लीजिए कहाँ पाया जाता है। सभी उत्कृष्ट गैसें रेडान को छोड़कर वायुमंडल में लगभग 1% आयतन की दृष्टि से विद्यमान है। इनमें आर्गन मुख्य रूप से विद्यमान होती है। क्या होती है? आर्गन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हीलियम तथा नियान कुछ रेडियो एक्टिव खनिजों में पाई जाती है। हीलियम को छोड़कर क्या होते हैं? हीलियम को प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण पर भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्राकृतिक गैस को द्रवीकृत करके हम हीलियम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हीलियम, नियान तथा आर्गन झरनों के जल में घुली गैसों के घटकों के रूप में उपस्थित होती है। रेडियो एक्टिव खनिज मोनेजाइट, सैंड, क्लिवाइड, पिच, लैंड, ठीक, आदि में हीलियम गैस अधिविष्ट रूप में इंक्लूड होती है, शामिल होती है, ठीक। और क्या है? एक और है रूप में विद्यमान मोनोजाइट। मोनेजाइट सैंड हीलियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मोनेजाइट अगर कहा जाए हीलियम कहां से प्राप्त होगा, तो क्वेश्चन आता है मोनेजाइट से हीलियम प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
हीलियम NH1 को छोड़कर से सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, जहां n बाह्य कोश की संख्या होती है। क्या होती है? n बाह्य कोश की संख्या होती है। जैसे आप नियान को ले लीजिए, क्या ले लीजिए? नियान को ले लीजिए, Ne नियान 10 होता है, ठीक। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6, ठीक। क्या हो जाएगा? 2 और 8 10, ठीक। देखिए NH2 एंड NP6। 18 को ले लीजिए, आर्गन, ठीक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये भी हो गया। देखिए यस यस 2 8 2 8 8, ठीक। मतलब लास्ट के सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम। सामान्य गुणधर्म, चालकता, कम दाब पर इनकी विद्युत चालकता उच्च होती है। क्या होती है? कम दाब पर इनकी विद्युत चालकता उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है, ठीक। कम दाब पर इनमें विद्युत स्फुलिंग प्रवाहित करने पर विशिष्ट रंगों का प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? जब कम दाब होगा और विद्युत स्फुलिंग कराया जाएगा, एक क्या नाम है, वायुरोधी यंत्र होगा, ठीक। उसमें जब कराया जाएगा विद्युत विसर्जन तो क्या हो जाएगा? स्फुलिंग प्रवाहित करने में विशिष्ट रंगों का प्रकाश उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट, गलनांक तथा क्वथनांक को देख लीजिए सामान्य गुणधर्म में, ठीक। क्या है? क्वथनांक आधा का हुआ रहेगा ये, ठीक। क्या हो जाएगा? क्वथनांक को देख लीजिए। क्षीण वान डेर वाल्स बलों की उपस्थिति के कारण अन्य तत्वों की अपेक्षा इनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस हैं। गैस के वैसे ही वान डेर वाल्स बल जो होते हैं क्षीण होते हैं, कम पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अणु दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं? ये निम्न होते हैं। आकार में वृद्धि के साथ किसी भी ज्ञात पदार्थ में से हीलियम का क्वथनांक बिंदु निम्नतम 4.2 केल्विन होता है। हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले रबर, कांच तथा प्लास्टिक के उपकरणों में विसरित होने का असामान्य गुण पाया जाता है। क्या होता है? जो गद्देदार बनता है या फोम बनता है या फिर रबर वगैरह प्लास्टिक बनते हैं, जो क्या होते हैं, दाबने पर या खींचने पर इलास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है, तन्यता पाया जाता है। उन सब में क्या होता है? हीलियम गैस क्या होता है? विसरित होने का असामान्य गुण पाया जाता है, विसरित होता रहता है या विसरित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? विलीयता, सॉल्युबिलिटी। ये जल में आंशिक रूप से विलय होती है तथा समूह में नीचे जाने पर इनकी विलयता सामान्यतः बढ़ती है। जैसे जैसे सामान्यतः नीचे जाएंगे आकार में वृद्धि होती जाएगी, इसलिए ज्यादा क्या होगा? बढ़ती चले जाएगी विलयता। उत्कृष्ट गैसों की जल में विलयता द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया के कारण होती है, ठीक। नेक्स्ट, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, ठीक। हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैस नारियल, किसके अतिरिक्त? हीलियम के अतिरिक्त उत्कृष्ट गैसें नारियल के चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं तथा क्षमता समूह में नीचे क्षमता नहीं, ठीक है, तथा यह आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर, ठीक है, आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। अधिशोषण इनका बढ़ता है। जैसे किसी भी पदार्थ के चारों तरफ अधिशोषित होने का गुणधर्म, नीचे समूह में जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। घनत्व क्या है? समूह में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ हीलियम से रेडियन तक घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि जब आकार बढ़ रहा है तो घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। इस समूह के तत्वों की त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है तथा ये समूह में क्या होते हैं? तत्वों की त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है तथा यह समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। इनकी परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग 17 के संगत तत्वों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? वान डेर वाल्स जो त्रिज्या होती है, ठीक, या यूं कह लीजिए दो परमाणुओं के बीच में जो ये होता है, ठीक, ये नाभिक है, इन दोनों के बीच में जो
क्या होता है, वन त्रिज्या होती है। ये समूह में नीचे जाने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग 17 के संगत तत्वों के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इनका संख्या बढ़ता चला जाता है। ठीक, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, इसलिए इनकी परमाणुक और आणविक त्रिज्याएं दोनों बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता देख लीजिए, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास अस्थायी होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉनों का ह्रास नहीं करते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं हैं, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य या उच्च धनात्मक मान युक्त होती है। क्या होती है, ठीक, उच्च धनात्मक मान युक्त होती है। मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास अस्थायी होता आता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास नहीं होने देती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बाहर से बल लगाकर किसी भी बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा ह्रास होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक, नेक्स्ट, रासायनिक गुणधर्म को देख लीजिए। ठीक, क्या देख लीजिए, रासायनिक गुणधर्म को भी देख लीजिए। उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, अतः ये सामान्यतः रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। क्या ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, शुरुआत में ही बता दिया गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। ठीक, कौन से तत्व करते हैं, आगे देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। क्या होता है, आयनन एंथैल्पी जो होती है इनकी बहुत ही उच्च होती है। इनके कारण इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है। जब इनका एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, मतलब ना तो एनर्जी लेंगे ना एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अपने आप में अस्थायित्व है। तो कौन चाहेगा कि हम किसी से कोई मतलब रखें, जैसे आप या अभी संपन्न हो जाएं, परिवार में संपन्न हो जाएं या फिर धन में संपन्न हो जाएं, तो किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। सोचोगे आप कि हम एकांत में बैठे रहें, हमें किसी से भीड़ से मतलब नहीं है, किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही उत्कृष्ट गैसें होती हैं। ठीक, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च धनात्मक होता है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन में बदलने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, एकदम ना के बराबर होती है। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा जो है उत्कृष्ट गैसों के यौगिकों की खोज। ठीक, क्या हुआ था, उत्कृष्ट गैसों के यौगिकों की खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सन 1962 में एन वर्टलट ने पाया कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके एक ठोस आयनिक यौगिक बनाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको, क्या बताया था कि कुछ इसमें जो अक्रिय गैस होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, अन्यथा क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक, देखते हैं क्या है, ऑक्सीजन तो O2 हो गया, ठीक, प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड PTF6। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या है, सब गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या बनाता है, ये एक ठोस आयनिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, ठोस आयनिक यौगिक। तो ठोस आयनिक यौगिक बनाएगा तो O2 प्लस और PTF6 माइनस, ये हो जाएगा आयनिक ठोस, इसे बोलेंगे सॉलिड ठोस हो जाएगा ये। ठीक, ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो उत्कृष्ट गैसों के यौगिकों की खोज के लिए देखा गया, एन वर्टलट ने पाया कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एक ठोस आयनिक बनता है। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। ये PT है, प्लस नहीं है, नहीं तो समझो आप लोग कि प्लस है। फिर से लिख दें इसको, PTF6। ठीक, अब तो क्लियर हो गया, नहीं कुछ लोग उसको सोचेंगे प्लस है। ठीक, ये अब सही है एकदम, PTF6 है ये। ठीक, गैस को जब मिश्रित करते हैं तो ठोस का निर्माण होता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
उत्कृष्ट गैसों का निष्कर्षण। निष्कर्षण कैसे क्या, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? उत्कृष्ट गैसों को द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। वायु को प्रभाजी आसवन करने पर O2N2 को अलग करके उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या करते हैं, जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो O2 और N2, क्योंकि मात्रा सबसे ज्यादा इसी की होती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो O2 और N2 को अलग करके उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। जब एनवायरनमेंट से या वायु से, हमारे एनवायरनमेंट में जो वायु पाई जाती है उससे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बाहर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1% अन्य गैसें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो उनमें इनका मिश्रण प्राप्त होता है। उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण में से गैसों को नारियल के चारकोल के अधिशोषण द्वारा पृथक किया जाता है। चारकोल इन गैसों को भिन्न भिन्न तापमानों पर अधिशोषित करता है, अतः इन्हें पृथक कर लिया जाता है। दीवार विधि इसमें प्रमुख है। ठीक, ओके, क्लियर हुआ? चलिए, बस इसमें निष्कर्षण में कुछ है नहीं, ये नारियल के चारकोल से इसको निष्कर्षित किया जाता है, दीवार विधि में प्रमुख है। ठीक, अब क्या देखते हैं, जीनान के यौगिक, जो मेन हमारा है क्या है, जीनान के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ जीनान। ठीक, अनुकूलतम प्रयोगात्मक परिस्थिति में उत्कृष्ट तत्व जीनान से 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड यौगिकों का निर्माण होता है, XeF2, XeF4, XeF6। ठीक, क्या क्या, XeF2 और XeF4 और XeF6। ठीक, ये 3 प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखते हैं, जीनान डाइफ्लोराइड पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। क्या होता है जीनान डाइफ्लोराइड? पारे की वाष्प एवं पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जीनान तथा फ्लोरीन या फ्लोरीन बोल देंगे, परस्पर संयोग करके XeF2 का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, Xe व F को क्या करते हैं, XeF है, XeF को 2:1 के अनुपात में लेकर मिश्रण को निकिल की एक नली में 673 केल्विन ताप पर गर्म करके अचानक 223 केल्विन तक ठंडा करने पर XeF2 रंगहीन ठोस के रूप में प्राप्त हो। मतलब पहले इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, जिससे ये ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, कुछ करना नहीं इसमें, अगर रिएक्शन आपको देखना है तो इसमें Xe 2:1 में करना है। ठीक, और ये हो जाएगा F2। ठीक, तो बन जाएगा हमारा XeF2। ठीक, बस इतना ही करना है आपको इसमें। ठीक, कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट, गुणधर्म देख लीजिए इसका। क्या है गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है। क्या है, यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक अस्थायी। जब ठोस में बन गया तो इसका मतलब अस्थायी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। यह हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय होता है। यह जल से अपक्रिया करके ऑक्सीजन गैस तथा HF का निर्माण करता है। ऑक्सीजन गैस और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण करता है। जब हम XeF2 को क्या करते हैं, पानी में गर्म करते हैं या घोलते हैं। ठीक, ये देखिएगा, ये तीर का निशान है, गिब्स आउट का निशान है। ठीक, तो क्या हमारा बनता है, O2 ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा बनता है, जीनान बाहर निकल जाता है जब हम पानी के साथ इसको गर्म करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, पानी के साथ गर्म करें लिक्विड होगा। लिक्विड में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी और जीनान गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, यह एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। क्या करता है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। HCl प्लस XeF2 प्लस 2HF, Xe बाहर निकल गया और Cl2 आ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। ठीक, जहां Cl2 नवजात ऑक्सीजन ठीक आ जाए तो समझ लीजिए ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो हमने समझा इसमें क्या है, यह अत्यधिक अस्थायी ठोस है। ठीक, और क्या होता है, ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ये जल से अपक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक, 3 बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पता नहीं कैसे सेव हो जाता है। चलिए आगे देखिए, जीनान टेट्राफ्लोराइड। क्या करेंगे, जीनान टेट्राफ्लोराइड को देखते हैं। चलिए देखते हैं।
जीनान टेट्राफ्लोराइड निर्माण की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, 195 केल्विन ताप पर जीनान तथा फ्लोरीन के मिश्रण को 1:5 में विद्युत विसर्जन प्रवाहित करके XeF2 प्राप्त किया जाता है। क्या करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो है 195 केल्विन ताप पर जीनान Xe, ठीक, प्लस फ्लोरीन F2, क्या हमारा बनता है XeF4, जीनान टेट्राफ्लोराइड बनता है। तो यहाँ 2F2 कर लीजिए। विद्युत विसर्जन कराएंगे और ताप 195 केल्विन होगा। कितना होगा, 195 केल्विन। विद्युत विसर्जन यहाँ जरूर लिखिएगा, ठीक, क्योंकि बिना विद्युत विसर्जन के ये क्रिया हो नहीं पाएगी। ठीक, क्लियर हुआ, हो गया। 1:5 में, किस अनुपात में लेते हैं, ये 1:5 में लेते हैं। कितने अनुपात में लेते हैं, 1:5 में इसको लेते हैं और विद्युत विसर्जन कराते हैं तो हमारा जीनान टेट्राफ्लोराइड निर्माण होता है। दूसरी विधि हमारी क्या है, निकिल की एक नली, सेम पोजीशन है, केवल आपको केल्विन और क्या करना है, निकिल जो हमारा उत्प्रेरक है उसको लेना रहेगा। ठीक, देखते हैं। निकिल की एक नली में 673 केल्विन ताप पर तथा 6 वायुमंडलीय दाब पर जीनान एवं फ्लोरीन को 1:5 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर XeF4 का निर्माण होता है। सेम पोजीशन, सेम मटेरियल, ठीक, और सेम रिएजेंट्स लेते हैं हम। Xe2F2 1:5 रहेगा। ठीक, केवल यहाँ आपका जो है ये चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक, ये पोर्शन चेंज होगा, इसमें 673 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला लिखवा रहे हैं हम, 673 केल्विन ये वाला है। ठीक, और वायुमंडल कितना रहेगा, 6 वायुमंडलीय दाब पर, तो 6 atm प्रेशर। ठीक, 6 atm प्रेशर रहेगा। 6 वायुमंडलीय दाब पर इसको जब हम 673 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो भी जीनान टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। 195 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं जब हम विद्युत विसर्जन कराते हैं 1:5 में तो भी हमारा जीनान टेट्राफ्लोराइड बन जाता है। और जब हम 673 केल्विन ताप करते हैं, 6 वायुमंडलीय दाब रखते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, जीनान टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जीनान हेक्साफ्लोराइड, क्या देखते हैं, नेक्स्ट जीनान हेक्साफ्लोराइड। उच्च ताप व दाब पर जीनान एवं फ्लोरीन को 1:20 के अनुपात में गर्म करने पर XeF6 बनता है। क्या करते हैं, उच्च ताप और दाब Xe हम लेते हैं, क्या लेते हैं, Xe प्लस F2 यहाँ 3 कर लीजिए। ठीक, तभी F6 बनेगा, XeF6। ठीक, इसको संतुलित करना है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये उच्च दाब और उच्च ताप पर, ठीक, यहां लिख दीजिए XeF6, क्या होगा, XeF6। ठीक, यहां उच्च ताप और उच्च दाब। ठीक, जब उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करते हैं जीनान को फ्लोरीन के साथ 1:20 में, कितने, 1:20 में, ध्यान दीजिएगा, 1:20 के अनुपात में जब इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जीनान हेक्साफ्लोराइड। क्या बनेगा, जीनान हेक्साफ्लोराइड। क्या बनेगा, जीनान हेक्साफ्लोराइड। ठीक, जीनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ओके, नोट हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। गुणधर्म एवं प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सामान्य अवस्था में यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी क्या होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, क्या होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। जीनान हेक्साफ्लोराइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। 315
केल्विन से निम्न ताप पर इसके क्रिस्टल सफेद तथा इससे उच्च ताप पर इसके क्रिस्टल हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। क्या होते हैं? इनके जो क्रिस्टल हैं वो हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया करके HF तथा Xe बनाता है। ठीक, जब XeF6 को हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है? ये 6HF और हमारा बन जाएगा Xe। यहाँ देख लीजिए ये रिएक्शन, यहाँ तीर का निशान वैसे होना चाहिए था। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं XeF6 ठीक प्लस 3H2O गिव्स 6HF ठीक प्लस क्या बनेगा? Xe निकल जाएगा हमारा जीनान। ठीक, क्या बनेगा? जीनान हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, जीनान का सिंबल ही क्या होता है? Xe जीनान को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, हो गया, क्लियर हुआ? यहाँ तीर का निशान रहेगा। ठीक, VaAs एंड Sv के फ्लोराइडों के साथ क्रिया करके यह योगशील यौगिक का निर्माण भी करता है। योगशील मतलब जुड़ने का प्रोसेस भी ये करता है, मतलब Sv को भी जोड़ सकता है, As को भी जोड़ सकता है और बोरान को भी जोड़ सकता है। SvF6 हो जाएगा। ठीक, XeSb हो जाएगा। यहाँ जो F6 लिखा है Sb भी हो सकता है और As भी हो सकता है। योगशील अब क्रिया देता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, अम्लीय माध्यम में जीनान फ्लोराइड तीव्रता के साथ क्या होता है? जीनान हेक्साफ्लोराइड तीव्रता के साथ जल अपघटित करके XeO का निर्माण करता है। क्या करता है? XeO का निर्माण करता है। जीनान ट्राई ऑक्साइड या ट्राई ऑक्सीजन जो भी आप कह लीजिए। ठीक, क्या करता है? ये जल के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, इसका जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो XeO3 तथा HF बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा? जीनान के ऑक्सीफ्लोराइड। क्या देखेंगे हम? जीनान के ऑक्सीफ्लोराइड। इस प्रकार के यौगिकों का उदाहरण जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है तथा इसकी संरचना निम्न होती है। इसकी संरचना देख लीजिए पहले कैसे ये बनता है। ठीक, जीनान के साथ एक जीनान के साथ 4 फ्लोरीन लगे होते हैं। कैसे? यहाँ देखिएगा, मान लीजिए ये X है। ठीक, Xe तो 4 इसके क्या लगे हुए हैं? F लगे हुए हैं। ये F चारों कोनों पर F ऐसे विराजमान हैं या लगे हुए हैं, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ डबल बंध के साथ वो जुड़ा हुआ है, यहाँ एक लोन पेयर होता है। ठीक, क्या होता है? ये तो हुआ स्ट्रक्चर किसका? जीनान ऑक्सीफ्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है। देख लीजिए, जीनान क्या है? ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है तथा इसकी संरचना सामने लिखा है, देख लीजिए। अब निर्माण तथा विधियां इसका देख लीजिए। इसे सिलिका SiO2 पर Xe6 की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो XeF4, अरे F4 नहीं, यहाँ XeF6 होगा। क्या होगा? XeF6 क्या होगा? यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। XeF6 होगा। क्या होगा ये? XeF6। ठीक, ये ठीक है, ये XeF6 पर जब हम सिलिका की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? यहाँ तीर का निशान लगा लीजिए, ये ऐसे। ठीक, ये तीर का निशान 2XeO4 और SiF4। ठीक, तो हमारा क्या बन गया? जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है? जीनान क्या है? ये जीनान ऑक्सी, यहाँ ये वाला जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। जीनान के ऑक्सीफ्लोराइड, जीनान के ऑक्सीफ्लोराइड अभी यही तो पढ़े हैं हम लोग भाई। गुणधर्म पढ़ने हैं हमें। ठीक, क्या पढ़ने हैं? गुणधर्म। यह एक रंगीन वाष्पशील द्रव है। ठीक, यह जल से अपक्रिया करके XeO2F2 का निर्माण करती है। क्या करती है? XeO2 और F2 का निर्माण करती है। ठीक, क्या होता है? देखिएगा, जब हम जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को ठीक
किसके साथ? पानी के साथ गर्म करते हैं जब हम, ठीक, तो हमारा क्या बनता है? ये तीर का निशान भी इसमें नहीं लगा है, तीर का निशान होना चाहिए, ये यहां देख लीजिए। जब हम जीनान ऑक्सीड टेट्राफ्लोराइड को पानी के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, किसके साथ गर्म करते हैं? पानी के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारा बनता है गिब्स, क्या बनेगा? XeO2F4, क्या बनेगा? XeO2F4, ठीक, प्लस 2HF बाहर निकल जाएगा, ये होता है, ठीक। जब हम जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को पानी के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? XeF2O4 बनता है, ठीक, और 2HF बाहर निकल जाते हैं। जीनान के ऑक्साइड को देख लीजिए, अब क्या है? जीनान के ऑक्साइड, जीनान ट्राई ऑक्साइड एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसकी संरचना पिरामिडीय होती है क्योंकि इसमें संकरण अवस्था sp2 पाई जाती है, sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक। निर्माण एवं विधियां, क्या देखेंगे अब हम? निर्माण एवं विधियां। उससे पहले जीनान के ऑक्साइड में क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। जीनान ट्राई ऑक्साइड, ठीक, XeO3 एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है। क्या ये? विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसकी संरचना पिरामिडीय होती है। क्या होती है? इसकी संरचना जो होती है पिरामिडीय होती है। संरचना कैसे इसका बनेगा, ठीक है, यहां मान लीजिए Xe, क्या ये? Xe, व्हाइट पेज को ले लेते हैं, क्या है ये? ये Xe, ठीक, और ट्राई ऑक्साइड है तो ये हो जाएगा डबल बंद वो, ठीक, और डबल बंद वो, और यहाँ लोन पेयर होता है, इसलिए इसकी संरचना क्या हो जाएगी? पिरामिडीय होती है। ये लोन पेयर है, ठीक, क्या ये? लोन पेयर है, इसलिए इसकी संरचना क्या होती है? पिरामिडीय हो जाती है। क्या होती है? पिरामिडीय। यहाँ देख लीजिए, ये इतना, ये, ठीक। जीनान ट्राई ऑक्साइड, ओके, जीनान ट्राई ऑक्साइड एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसकी संरचना पिरामिडीय होती है क्योंकि इसमें संकरण sp2 पाया जाता है, इसलिए पिरामिडीय होती है। क्लियर हो गया? चलिए बनाने के लिए देखते हैं अब हम क्या दिया गया है बनाने के लिए। इसका निर्माण Xe अथवा XeF के जल अपघटन, क्या है? Xe अथवा XeF4 होगा, ये के जल अपघटन द्वारा किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? XeF4 के जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? XeO3 प्लस 4Xe 3O2 प्लस 24HF हमारा प्राप्त होता है, ठीक, या XeO3 और 6HF। चाहे आप इस रिएक्शन को लर्न कर लीजिए या इस रिएक्शन को लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये ऑक्साइड आपको कहीं मिलते नहीं है, केवल इतना पूछा जाता है इसमें कि क्या पूछा जाता है कि कौन से जीनान के साथ या अक्रिय गैस के साथ कौन से यौगिक बनते हैं, तो वहां आपको बताना रहेगा। या फिर पूछ लेगा जीनान ट्राई ऑक्साइड का संरचना कैसा होता है, ठीक, या जीनान ट्राई ऑक्साइड का जो गुण होता है वो कैसा होता है, तो एक विस्फोटक ठोस होता है। ये आप नोट कर लीजिए। XeF6 जब हम इसको क्या करते हैं? जीनान टेट्राफ्लोराइड के साथ H2O का अपघटन कराते हैं तो जीनान ट्राई ऑक्साइड बनता है। दोनों कंडीशन में जीनान ट्राई ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट गुणधर्म देख लीजिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित गुणधर्म हैं। ये स्वयं अवाष्पशील पदार्थ होता है, गर्म या हल्का सा मिलने पर यह विस्फोट उत्पन्न कर देता है। क्या होता है? गर्म या हल्का सा मिलने पर, मतलब थोड़ा सा भी गर्माहट महसूस यदि करेगा तो समझ लीजिए क्या होगा, तुरंत ये विस्फोट कर देता है। जीनान ट्राई ऑक्साइड, ठीक, कौन सा? जीनान ट्राई ऑक्साइड। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग में देख लीजिए, ऑक्सीजन हीलियम 1.4 मिश्रण अस्थमा के उपचार के लिए एवं गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा कृत्रिम सांस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। उच्च दाब पर ये क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है। उच्च दाब पर ये ज्यादा क्या होता है? रक्त में विलेय
नहीं, वह उच्च दाब में रक्त में विलय नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, उच्च दाब पर हाँ देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन हीलियम 1:4 मिश्रण अस्थमा के उपचार के लिए एवं गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा कृत्रिम सांस के उपयोग के लिए किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के विपरीत हीलियम उच्च दाब पर ही भी रक्त में विलय नहीं है। ज्यादा दाब मिलेगा तो भी क्या होगा, विलय नहीं है हीलियम, इसलिए इसका प्रयोग उसमें किसमें, अस्थमा में या फिर गोताखोर लोग इसको करते हैं। हीलियम कम ताप वाली गैस ऊष्मामिति और आर्क वेल्डिंग के लिए सील्ड गैस के रूप में भी उपयोग की जाती है, मतलब वेल्डिंग वगैरह में भी इसका प्रयोग करते हैं। या हवाई जहाज एरोप्लेन के टायरों में इसको अक्रिय गैस है, वायु से बहुत हल्की होती है, इसलिए वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और उत्कृष्ट गैसों में जैसे आर्गन, नियान हो गया, ठीक, इसका प्रयोग क्या करते हैं, बल्बों में करते हैं। ठीक, या प्रकाश के स्फुरदीत उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जैसे पोस्टर वगैरह जहां लगे होते हैं वहां प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग उसमें करते हैं। आगे देखिएगा क्या है, ये देखिए अभी और है। द्रव हीलियम का उपयोग अतिचालक चुंबक को उत्पन्न करने तथा कायम रखने के लिए किया जाता है, जो कि आधुनिक एनएमआर, स्पेक्ट्रोमीटर तथा आधुनिक चिकित्सीय निदान में प्रयुक्त होने वाले चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब तंत्र के मुख्य अवयव हैं। जैसे जब हम क्या करते हैं, एमआर, बॉडी का एमआरआई करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं, प्रतिबिंब तंत्र का पूरा लेते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, द्रव हीलियम का उपयोग करते हैं अतिचालक चुंबक को उत्पन्न करने के लिए। ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नियान का देख लीजिए। अब नियान बल्ब का प्रयोग वनस्पति उद्यानों, हरितगृह आदि में होता है। नियान ट्यूबों का प्रयोग विज्ञापन चिन्ह के रूप में तथा सजावट के लिए किया जाता है। नियान लैंप का प्रयोग हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने तथा हवाई अड्डों पर संकेत लैंपों के रूप में किया जाता है। ठीक है, नियान लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं, हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने के लिए। जैसे हवाई पट्टी है, रात में कोई प्लेन उतर रहा तो नीचे वो पट्टी दिखे आराम से। ठीक, स्ट्रीट लाइटों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, संकेत लैंपों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस गैस में निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इससे लाल विसर्जन दीप्त उत्पन्न होती है, जिसमें कुहासा भेदने की क्षमता होती है। इस गैस में निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अगर मान लीजिए कहीं ज्यादा मात्रा में कोहरा गिर रहा है या ओस गिर रहा है तो वो क्षेत्र क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, तो वहां इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, विद्युत धारा वहां प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाता है, एक दीप्त उत्पन्न हो जाता है जो लाल रंग का होता है और कुहासा को भेदने की क्षमता रखता है। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, आर्गन को देख लीजिए। हम आर्गन रासायनिक क्रियाओं में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए, धातुकर्मीय क्रियाओं के लिए, स्फुरदीप्त उत्पन्न करने के लिए, चमकने वाले बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। ये गीगर काउंटर ट्यूब और उष्मायनिक ट्यूब भरने में भी प्रयुक्त होता है। उष्मायनिक ट्यूब भरने में भी उत्पन्न होता है, मतलब जहां उष्मायनिक, जहां ऊष्मा क्या हो कम लगे या ऊष्मा कम अवशोषित करे, उष्मायनिक होता है। जैसे गर्मी में भी इसको रख सकते हैं, ज्यादा तापमान में इसको रख सकते हैं। ठीक, इसको रख सकते हैं, ऐसे ट्यूब में डाल सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जहां काउंटर ट्यूब होता है, ठीक, गीगर काउंटर ट्यूब होता है, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आर्गन रासायनिक क्रियाओं के अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, कि मतलब अक्रिय वातावरण निर्वात एकदम हो जाए, अक्रिय वातावरण हो जाए, मतलब वहां केवल उत्कृष्ट गैसें ही पाई जाएं, अन्य गैसें ना पाई जाए। मतलब जैसे मान लीजिए एक रूम है और रूम में क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि N2 और O2 ना रहे, केवल अक्रिय वातावरण रहे, तो क्या होगा, वहां केवल आप नियान का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी आर्गन का प्रयोग कर सकते हैं, नियान का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्रिप्टान और जीनान को देख लीजिए। मेन जो है हमारा उत्कृष्ट गैस में देखिएगा क्रिप्टान तथा जीनान, क्योंकि यही दोनों हैं जो यौगिक, क्रिप्टान एंड जीनान। जीनान क्या होते हैं,
क्रिप्टान तो नहीं, लेकिन जीनान क्या है, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीनान यौगिक बनाते हैं। ठीक, देखते हैं क्रिप्टान और जीनान गैस बल्बों को भरने में भी उपयोगी है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है, केवल आर्गन गैस भरी जाती है बल्बों में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, केवल जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो सब कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं भी कहीं लगा सकते हैं, भर सकते हैं। क्रिप्टान और जीनान का मिश्रण उच्च गति फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त कुछ चमकने वाले ट्यूबों में किया जाता है। जीनान का प्रयोग जीनान बल्ब, कहाँ, जीनान बबल चैम्बर। ठीक है, कहाँ, जीनान बबल चैम्बर, कहाँ होगा, जीनान बबल चैम्बर बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग गामा किरणें तथा न्यूट्रॉन की पहचान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गामा किरणों और न्यूट्रॉन की पहचान में किया जाता है। तो जीनान यौगिक बनाता है और जीनान के और क्रिप्टान के क्या हो गए, गुण हो गए, गुण में उपयोग मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये इसका उपयोग है, क्रिप्टान और जीनान के उपयोग हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है रेडान, जो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रेडान होता है। क्या है रेडान, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक, जो हमारे विशेष क्षेत्र में या विशिष्ट उद्देश्य पर्पज के लिए होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कहते नहीं कोई काम होता है, नॉर्मली करते हैं, कोई कार्य होता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, जैसे कोई विशिष्ट इंसान होते हैं, कोई नॉर्मल इंसान होते हैं, ऐसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए रेडान का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या होता है, रेडान रेडियोधर्मी शोध और रसोचिकित्सक कीमोथेरेपी में कैंसर की अशल्य चिकित्सा उपचार अथवा अन्य नुकसानकारी वृद्धि रोकने के लिए उपयोगी होता है। मतलब रसो चिकित्सक, कीमोथेरेपी का मतलब हो जैसे कहीं दाना हो हाथ पैर में, गोला हो, ठीक, या उभार हो, ठीक, तो वहां कीमोथेरेपी के रूप में उस उभार को बाहर निकाल दिया जाता है। रेडान उसमें दिया जाता है और रेडान उसको छेद करके, भेद करके बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी ज्यादा किया जाता है। मतलब जहां यदि कहीं गोला है, उभार है, तो वहां दिया जाता है। मान लीजिए अभी हाथ में कहीं है गोला, उभार, तो क्या करते हैं, यहाँ एक किरणें, रेडान की किरणें दिया जाता है और वो वहीं से कटिंग करके या गर्म करके धीरे धीरे सेल को नष्ट कर देती है, बेकार सेल को नष्ट कर देती है। ठीक, वो कीमोथेरेपी होता है। शल्य चिकित्सा में इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, चलिए अब हमारा उत्कृष्ट गैस समाप्त हो गया। ठीक, क्या हो गया, उत्कृष्ट गैस क्लियर हो गया। हम पी ब्लॉक एलिमेंट को भी पढ़ चुके हैं। क्या हो गए, पी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट थे हमने पढ़ के खत्म कर दिया। पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा समाप्त हो गया। ठीक, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और हाइड्रोजन परिवार और उत्कृष्ट गैसें पी ब्लॉक में, ये सारे हमने पढ़ के खत्म कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, हम आपको ये बता दें कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया है, कुछ बच्चे हैं जो रिपीट नहीं किए हैं, उसको रिपीट कर लें ताकि पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा क्लियर हो जाए। कहीं उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कंफ्यूजन हो यदि तो ठीक, अन्यथा आप तो समझदार हैं ही। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट को यदि आपको मेन समझना है या आपके माइंड में लाना है तो आप एक एक ब्लॉक को, ठीक, एक एक ब्लॉक को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। एक एक समूह को आपको पढ़ना होगा, एक एक समूह के बारे में आपको जानना होगा, तभी आप पी ब्लॉक एलिमेंट को खत्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल।